वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लेट्स गो राइट टू द नोट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स का यूनिट। यस, हियर वी आर। अब्दुल हादी, हाउ आर यू मेरा बेटा? वालेकुम सलाम, कैसे हो मेरे बेटे, ठीक हो? चले, एक्सीलेंट, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, थैंक यू। Somebody else is looking to join us. Let me just let them in. Assalamu alaikum Ilsa. Let's now get on with. अच्छा जी, लेट्स गो ऑन टू ऑब्जेक्टिव्स वाला चैप्टर। ये मैंने कल आधे ज़्यादा करवा दिया था, बाकी आधा आप कर लेते हैं। एक क्विक रिकैप। ऑब्जेक्टिव्स, डिस्क्रिमिनेशन, कंटेस्टेबिलिटी, यूनिट नंबर 8। इसके बाद मुझे बच्चे बता दीजिएगा एफिशिएंसी, लेबर मार्केट जो हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, फिर करवा दूं एक बार एक ही गो में, या आप लोग कहते हैं कि नहीं जी वो हम खुद कर सकते हैं और आप बस मैक्रो के जो ज़रा अनडन टॉपिक्स थे वो दोबारा कर लें, या लेस डन टॉपिक्स। लेबर मार्केट करवा देते। कौन सा करवा दूं? सॉरी, लेबर मार्केट। दिस इज इंशाल। ओके, फिर तो इंशाल को जरूरत पड़ रही है, तो आई थिंक फिर कर लेते हैं एफिशिएंसी भी लेबर मार्केट में, एक एक दिन में दोनों हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स डू दैट। एक बार मैक्रो पूरा ही कर लेते हैं, ठीक है ना? और ज़्यादा फिर उसके बाद मैक्रो का वो यूनिट 3 और 7 पे फोकस कर लेंगे। चलिए, अभी आज तो कुछ बच्चे आ रहे हैं A2 के, दिस इज़ वेरी गुड साइन। अस्सलाम वालेकुम मोमिना, वेरी गुड टू सी। अलीज़ा बेटे, तैयारी ठीक जा रही है आपकी? ओके, अलीज़ा, मोमिना, अली अहमद, जितने सिटी के बच्चे हो, इंशाल्लाह आप लोग मुझसे बेशक अगर कल आना चाहते हो, बेस्ट इज़ परसों आ रहे हो तो परसों ले लो, ठीक है? मैं वो नोट्स बना लिए आप लोगों के लिए हार्ड कॉपी में, तो परसों ले लीजिएगा। मैं आपके ग्रुप में तो नहीं, मैं आपको मैसेज कर दूंगा प्राइवेट विंडो में, बाकी बच्चों को बता देना इंशाल्लाह। इज़ दैट डूएबल? ठीक है ना? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू ऑब्जेक्टिव्स का चैप्टर। बहुत जल्दी से इसको एक बार देखते हैं। मेरे ऑब्जेक्टिव्स को हम 4 थ्योरीज के अंदर पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल थ्योरी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तमाम फर्म्स प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती हैं, MCMR की आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं। मैनेजरियल थ्योरीज में मैनेजर्स डोंट एम फॉर प्रॉफिट, दे एम फॉर मार्केट शेयर ग्रोथ ऑफ एसेट्स मैक्सिमाइजेशन। इसमें 2 हम मेन देखेंगे। सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन कब तक प्रोड्यूस करेंगे? जब MR आखिरी यूनिट से 0 हो जाए, वहाँ टोटल्स मैक्सिमाइज होते हैं इकोनॉमिक्स में, जहाँ MR मार्जिनल 0 हो। सेल्स मैक्सिमाइजेशन यानी आउटपुट मैक्सिमाइज करना, नॉर्मल प्रॉफिट तक कमाना, ACAR तक प्रोड्यूस करना। बिहेवियरल थ्योरीज, इसके मुताबिक फर्म्स एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ प्रॉफिट एम करती हैं, उसको बोलते हैं सेटिस्फिशिंग प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर ऊपर कमाती हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट यानी MCMR से नीचे नीचे। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव वेलफेयर होता है, वो एलोकेटिव एफिशिएंसी चाहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग करवाते हैं अपनी फर्म्स को या इवन मोनोपलीज को। MC इज इक्वल टू AR यानी डिमांड कर्व की आउटपुट। एक हम पहला टॉपिक समझा था थ्रू लॉन्ग क्वेश्चन, discuss if firms are always willing and able to maximize profit as suggested by economic theory। इसमें 20 मार्क्स मैंने नए बैचेस के लिए लिखा है, आपका 25 का ही आएगा, या ये अक्सर 12 का आ जाता है, तो आपने इसके हिसाब से इसको छोटा करना होगा। सबसे पहले आपने की टर्म्स फर्म को डिफाइन किया, फिर ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर दें, एम्स एंड टारगेट्स बिजनेस वर्क्स टुवर्ड्स। प्रॉफिट क्या होता है जी? डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी कहती है तमाम फर्म्स प्राइवेट सेक्टर में हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती हैं, शॉर्ट रन हो या लॉन्ग रन हो। प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमाइज होता है? जहाँ MCMR के बराबर हो। अब ग्राफ्स में देखो, लेफ्ट साइड पे परफेक्ट मार्केट है, परफेक्टली इलास्टिक MR है, क्योंकि डिमांड का परफेक्टली इलास्टिक होता है। MC लगाया, MCMR को कट करने से पहले पहले सारा प्रॉफिट था, Q0 पे प्रॉफिट जो है हमारा मैक्सिमाइज हो गया, उस यूनिट पे नहीं लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया। बाद में लॉसेस शुरू हो गए। सेम हैपेंस इन इम्परफेक्ट मार्केट्स, बस MR डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसकी फिर एक्सप्लेनेशन, फिर हम देखा वाई फर्म्स आर अनेबल। पहले हमने थ्योरी को एक्सेप्ट किया, फिर चैलेंज कर रहे हैं कि फर्म्स रियलिटी में अनेबल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट है। वजह, MC और MR दो कोऑर्डिनेट्स जो चाहिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग के लिए, उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। MC कब मुश्किल होता है? मार्जिनल कॉस्ट यानी एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट। जब डायरेक्ट कॉस्ट हो आसान है, लेबर, रॉ मटेरियल्स वगैरह आसानी से पता लगता है कि हर यूनिट पे कितना मटेरियल लग रहा है, कितनी लेबर लग रही है। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट लाइक रेंट, इंश्योरेंस वगैरह, उनको अपोर्शन करना हर एक्स्ट्रा यूनिट पे बहुत मुश्किल काम है।
Yes, we have accounting formulas, but they are full of errors as well. एमआर ढूंढना वर्चुअली इम्पॉसिबल है क्योंकि एमआर निकलता है एआर से, एवरेज रेवेन्यू से, जो कि खुद डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व सेट्रस पैरिबस अजम्पशन पे बेस्ड है, खुद शिफ्ट होता रहेगा, तो एमआर भी साथ साथ शिफ्ट होता रहेगा। तो एट वन पॉइंट इन टाइम टू फाइंड आउट एग्जैक्टली हाउ मच marginal revenue we're getting from every extra unit sold is not very easy, or at least near impossible. Why firms are unwilling to maximize profit, थ्योरी को फर्दर चैलेंज कर रहे हैं कि खुद भी फर्म्स प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करना चाह रही। नंबर वन, वो नहीं चाहती कि कोई गवर्नमेंट की वॉच डॉग एजेंसीज, नैब, एफआईए वगैरह उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन खोल दें, इतना प्रॉफिट बना रहे हैं, आप तो मोनोपलीज हैं जी, इस तरह करके आपने बैरियर्स बनाए हुए हैं। सेकेंडली, जानबूझ के प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करते ताकि बैरियर्स टू एंट्री कायम रहें। बहुत ज़्यादा नॉर्मल प्रॉफिट कमाओगे, नई फर्म्स अट्रैक्ट होंगी, करंट फर्म्स का प्रॉफिट कंपीट अवे हो जाएगा। लार्ज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में देयर इज अ डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। प्रिंसिपल है जो ओनर है बिजनेस का, शेयर होल्डर्स पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के, इनका एम होता है प्रॉफिट। एजेंट है जो रन कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, यानी मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, उनका एम होता है ग्रोथ। इनका ऑब्जेक्टिव क्लैश करते हैं। अगर मैनेजर्स चला रहे हैं, वो ग्रोथ की तरफ जाएंगे और रिटेन प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर देंगे, डिविडेंड्स में नहीं देंगे, तो बेसिकली अगेन प्रॉफिट सैक्रिफाइस हो जाएगा, क्योंकि उनका स्टेटस सैलरीज ग्रोथ एजेंट्स का ग्रोथ के साथ है। उसके बाद जी, स्टेक होल्डर्स को नाराज करने से बचने के लिए फर्म्स प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर देती हैं, क्योंकि अगर हम प्रॉफिट बनाएं तो हमें प्राइसेस बढ़ानी पड़ती हैं, कस्टमर नाराज हो जाते हैं, कॉस्ट कम करनी पड़ती है, क्वालिटी कम करनी पड़ती है, कस्टमर नाराज, वेजेस कम करनी पड़ती हैं, वर्कर्स नाराज, ग्रोथ सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, मैनेजर्स नाराज, टैक्स अवॉइड करोगे, ठीक है, या पोल्यूशन करोगे तो गवर्नमेंट नाराज। इन स्टेक होल्डर्स के एंगर से बचने के लिए उनके ऑब्जेक्टिव्स को नजर रखा जाता है और प्रॉफिट को छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा भी दूसरी थ्योरीज हैं फर्म्स की ऑब्जेक्टिव्स के लिए। मैनेजरियल थ्योरीज के मुताबिक फर्म्स एम फॉर सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। कहाँ तक प्रोड्यूस करेंगे? जब तक एमआर जीरो नहीं हो जाता, क्योंकि मैनेजर्स, वर्कर्स, सबकी सैलरीज, बोनसेस आर पेड आउट ऑफ रेवेन्यू, नॉट प्रॉफिट। सेकेंडली, अनदर ऑब्जेक्टिव इज जब कमीशन बेस्ड जॉब्स हों, सेल्स की बेस पे आपको कमीशन मिल रही हो, तो फिर वर्कर्स, मैनेजर्स गो फॉर आउटपुट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन। और ये कहाँ होती है? ACAR को जहाँ कट करे, ये अपनी चीट शीट बना लेना, MCMR प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन MR0, सेल्स या आउटपुट मैक्सिमाइजेशन ACAR, और आगे फिर गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव MCAR, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, बीच बीच में प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग। मैनेजरियल थ्योरी इसके अलावा ग्रोथ एंड मार्केट शेयर बढ़ाने की बात करती है। बिहेवियरल थ्योरी, हर्बर्ट साइमन नाम के बंदे ने ये कॉइन दी थी, हमें टर्म दी थी, सेटिस्फाइसिंग प्रॉफिट। वो कहता है फर्म्स सिर्फ एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ प्रॉफिट अर्न करती हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करती, उनको एनवायरनमेंट अलाउ ही नहीं करती, इतना कंपटीशन होता है, साथ में वो अपने स्टेक होल्डर्स को खुश रखना चाह रही हैं, उनके बीच में एक कॉम्प्रोमाइज ढूंढती हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर और मैक्सिमम प्रॉफिट यानी ACAR से ऊपर और MCMR से नीचे नीचे प्राइस रख के प्रॉफिट बनाएंगी सेटिस्फैक्ट्री लेवल का। गवर्नमेंट का एम भी प्रॉफिट नहीं होता, सोशल वेलफेयर एम करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग फॉलो करेंगे, यानी MCAR, जहाँ मार्जिनल कॉस्ट कर्व डिमांड कर्व को कट कर रहा है वहाँ प्राइस सेट करेंगे, इससे एलोकेटिव एफिशिएंसी आ जाती है। सब कुछ एक ग्राफ में आप देखो, इसको बनाना सीख लें। ट्रिक इज, सबसे पहले डिमांड कर्व लगाएं, नॉर्मल इलास्टिसिटी वाला, MR को तकरीबन हाफ में गिरा दें डिमांड कर्व और जीरो के ओरिजिन के बीच में। अगर थोड़ा गिराओगे तो ये गलत बन जाएगा, ज़्यादा गिराओगे तब भी ऑलमोस्ट हाफ में गिराएं। MCMR का इक्विलिब्रियम E0 पे आ रहा है, आउटपुट Q0, प्राइस P0। फिर जी MR0 कहाँ हो रहा है? इक्विलिब्रियम E1 पे, आउटपुट Q1, प्राइस P1। फिर MCAR को कट कर रहा है गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव E2 इक्विलिब्रियम पे, डिमांड कर्व को, आउटपुट Q2, प्राइस P2, ये हो गया गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव। सेल्स मैक्सिमाइजेशन ACAR इक्विलिब्रियम 3, आउटपुट Q3, प्राइस P3। ये सब एक्सप्लेन हुआ है, प्लीज इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इवैल्यूएशन, as discussed above, according to traditional economic theory, firms always aim for maximizing profit, but in reality, MCMR, the two coordinates, are nearly impossible to find. Mathematical fantasy ये बन जाती है, theory यहाँ पे weak हो जाती है। Firms have other objectives such as managerial, behavioral या government objective के theories में, तो प्रॉफिट फर्म्स मैक्सिमाइज करेंगी कि नहीं विल डिपेंड ऑन हु कंट्रोल्स द फर्म्स। अगर ओनर्स हैं, एक छोटा सा सोल ट्रेडर फर्म था, पार्टनरशिप थी, प्रॉफिट चाहेंगे, लेकिन बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी तो डायरेक्टर्स रन कर रहे हैं, ग्रोथ करेंगे। इसी तरह
कितना अरसा फर्म ऑपरेट कर रही है, अगर नई नई इस्टेब्लिश्ड है सर्वाइवल विल बी द मेन एम, बाद में ग्रोथ एंड प्रॉफिट आएगा. टू कंक्लूड, फर्म्स डू नॉट ऑलवेज एम फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट एज सजेस्टेड बाय इकोनॉमिक थ्योरी. दूसरा टॉपिक हमने किया था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमेशा बुरी होती है कंज्यूमर्स के लिए. तो इसमें हम बात करेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज व्हेन अ फर्म चार्जेस different prices for same product या service to consumers with no difference in cost of production. मसलन एक ही फ्लाइट है, लाहौर से सिंगापुर जा रही है, एक सैटरडे नाइट को जा रही है, एक संडे नाइट को जा रही है, दोनों की उन्होंने सेम फैसिलिटी थी, सेम मील्स थे, सेम टाइम ऑफ फ्लाइट था, सेम प्लेन था. एक में उन्होंने 5,000 ज़्यादा फ्लाइट की प्राइस की, एक में कम. जो भी रीज़न वो हम बाद में हम देखेंगे. ये है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. जब एक फर्म सेम प्रोडक्ट की, सेम क्वालिटी वाली आउटपुट की, सेम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बावजूद डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करती है. इसके मेथड्स देख लो, उससे ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा. पहला है जी बाय रीजन. मसलन डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी. एक मार्केट में इनइलास्टिक, आप होम मार्केट थी, मोनोपोली थे, इनइलास्टिक डिमांड थी, वहाँ प्राइस बढ़ा दो. दूसरी मार्केट में इलास्टिक डिमांड थी, तो वहाँ पे प्राइस कम कर दो. वहाँ इंटरनेशनल मार्केट थी, आपका कंपटीशन बहुत था. इसी तरह मेरा बेटा क्या उसको कहते हैं, उसके बाद जो है हमारे पास आ गया. एक सेकेंड, आई थिंक समवन इज लुकिंग टू जॉइन. लेट मी लेट देम इन. अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम, गुड टू सी यू. शाबाश, अब रेगुलरली आते रहिएगा. फिर जी पहला बाय रीजन, फिर बाय यूज़. जैसे कमर्शियल यूजर्स और डोमेस्टिक यूजर्स को हमारी वापडा डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करती है. बाय टाइम, सीजन्स में एयरलाइंस के, होटल्स वगैरह के ज़्यादा फेयर्स होते हैं, ऑफ सीजन में कम. बाय पर्सन, एक सर्जन रिच आदमियों को ज़्यादा चार्ज कर रहा है, पुअर को कम चार्ज कर रहा है. ये सब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के मेथड्स हैं. इसके लिए फर्म के पास क्या कंडीशंस होनी चाहिए, कब कर पाती है. फर्म को प्राइस मेकर होना ज़रूरी है. मोनोपोली हो, ओलिगोपोली हो, कम से कम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की हो. परफेक्ट मार्केट की फर्म जो प्राइस टेकर्स हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएंगी. फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शुड बी डिफरेंट इन बोथ मार्केट्स. कहीं इलास्टिक, कहीं इन इलास्टिक, उसके मुताबिक प्राइसेस चार्ज कर देते हैं. मार्केट सेपरेट हो सकें, या तो कोई लीगल बैरियर्स हों कि एक मार्केट से खरीद के कंज्यूमर दूसरी में नहीं बेच सकते, या फिर डिस्टेंस इतना हो. मसलन लाहौर मैंने एग्जांपल दी थी कि शादमान और गुलबर्ग में एक ही फर्म एक चीज़ की डिफरेंट प्राइसेस चार्ज नहीं कर सकती, बिकॉज वो इतना करीब है कि शादमान के कंज्यूमर सस्ता खरीद के गुलबर्ग में खुद महंगा बेचना शुरू कर देंगे. मार्केट्स इतनी दूर हों, लाहौर कराची हो, लाहौर न्यूयॉर्क हो, तो तब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है. या कोई लॉ हो कि आप सस्ती मार्केट से खरीद के महंगी मार्केट में नहीं बेच सकते. एक ग्राफ हमने किया था, राइट साइड पे देखिए. मार्केट ए में इलास्टिक डिमांड है, होम मार्केट थी शायद, कंपटीशन सॉरी इंटरनेशनल मार्केट थी, कंपटीशन ज़्यादा था. इसमें आपने एसी नहीं लगाना, एमसी लगाएं. एमसी एमआर की आउटपुट लें, देखो प्राइस पीओए है मार्केट ए में, वहीं पे एमसी एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे लगाइएगा, सेम स्केल पे ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा. मार्जिनल कॉस्ट बराबर ताकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नजर आए. इन इलास्टिक डिमांड कर्व लगाइएगा, एमआर को काफ़ी ज़्यादा गिरा दीजिएगा. एमसी एमआर की आउटपुट पे देखो प्राइस मार्केट बी में, मैंने उल्टा लिख दिया, पी ओ बी ऊपर होना चाहिए था, प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं जबकि ए में कम चार्ज कर रहे थे. तो ये हमारी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गई. राइट जी. उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू इसकी एक्सप्लेनेशन. ग्राफ की ज़रा देख लीजिएगा खुद ही, हमने कल कर लिया था सारा. अब हम चल रहे हैं इसके बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स पे. जल्दी से इसको भी रिवाइज कर लेते हैं. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जितनी बुरी लगती है उतनी है नहीं. इकोनॉमिकली इसको जस्टिफाई किया जा सकता है. नुकसान क्या है जी? सम कंज्यूमर्स एंड अप पेइंग मोर फॉर द सेम प्रोडक्ट, देयर वेलफेयर, देयर कंज्यूमर सरप्लस फॉल्स. मोनोपोली प्राइस बढ़ा के कंज्यूमर सरप्लस को कन्वर्ट कर लेती है अपने प्रोड्यूसर सरप्लस में, अपने प्रॉफिट में. कैसे? देखो, पहले प्राइस थी P0, कंज्यूमर सरप्लस वाज इलाका A एंड B, बोथ एरियाज. अब प्राइस P1 पे गई है, ओनली A इज द कंज्यूमर सरप्लस. अलबत्ता इसकी जस्टिफिकेशन, बेनिफिट्स क्या है? जैसे कुछ कंज्यूमर्स महंगा पे कर रहे हैं, इन अदर मार्केट सम कंज्यूमर्स आर पेइंग लेस फॉर द सेम प्रोडक्ट, देयर वेलफेयर राइजेस. अब पॉइंट 2 and 3 आर इंटरजॉइंड. A price discriminating monopoly can ensure the supply of a product in industry with high cost, whereas smaller firms, they cannot price discriminate, will not be able to survive. एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है. सिर्फ एक प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली सर्वाइव करेगी. छोटी फर्म्स जो दूसरे इलाकों में हाई प्राइस चार्ज करके प्रॉफिट नहीं बना सक रही, वो वहाँ पे सप्लाई नहीं कर सकेंगी गुड. यही कोई गुड या सर्विस एसेंशियल सर्विस थी, लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बिजली प्रोवाइड करना, तो फिर
उस सर्विस को प्रोवाइड करते रहना पूरे मुल्क में, इवन लॉस वाले एरियाज में भी मोनोपली कर सकती है प्राइस डिस्क्रिमिनेट करके। जिन इलाकों में हाई प्राइस चार्ज करके प्रॉफिट कमा रही थी, उस प्रॉफिट को क्रॉस सब्सिडाइज करो, अपने ही बिजनेस के लॉस मेकिंग एरियाज में सब्सिडी दे दो अपने ही बिजनेस को, और उस इलाके में भी सर्विस प्रोवाइड होती रहे। लास्टली देयर इज सोशल जस्टिफिकेशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मसलन एक डॉक्टर कम प्राइस चार्ज कर रहा है टू पुअर पेशेंट्स, तो इट्स ओनली फेयर। एयरलाइंस बसेज अगर यंगर और वेरी ओल्ड पैसेंजर्स को बहुत कम चार्ज कर रहे हैं, तो ये भी फेयर है ऑन सोशल ग्राउंड। Conclusion G, price discrimination is not bad in itself and can be justified on many economic and social grounds. It is intention of price discriminating monopoly that makes it good or bad. किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो, प्लीज आस्क मी अगेन। हम बस आखिरी 15 मिनट रह गए आखिरी टॉपिक करके ये चैप्टर खत्म कर रहे हैं। ओके, टॉपिक 3, कंटेस्टेबल मार्केट्स। नाम देखो, कंटेस्टेबल, जहां मुकाबला ज्यादा होने का चांस है। बेसिकली विलियम बेमॉल नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे, मार्केट एनालिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई आप मार्केट्स को रिफॉर्म कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो, टू मेक देम बिहेव लाइक परफेक्टली कंपेरेटिव मार्केट्स। कैसे? द आइडिया इज गवर्नमेंट शुड रिमूव और रिड्यूस बैरियर्स टू एंट्री फॉर न्यू फर्म्स। ये मैंने जो बोल्ड किए हैं, इट्स क्विक रिवीजन, लास्ट नाइट रिवीजन, लास्ट वीक रिवीजन के लिए। गवर्नमेंट अगर बैरियर्स हटा दे या कम कर सके नई फर्म्स के लिए, दिस विल मेक करंट फर्म्स टू बिहेव इन अ मोर competitive manner due to overriding threat of new entrants। मोनोपलीज वगैरह एबनॉर्मल प्रॉफिट बहुत ज्यादा क्यों बना रही होती है? उनको पता है बैरियर्स है, नई फर्म्स आएंगी नहीं, हमारा कंपटीशन ही नहीं होगा, प्रॉफिट रहेगा। अगर गवर्नमेंट ऐसी मार्केट्स में बैरियर्स हटा दे, तो नई फर्म्स के लिए सेटअप होना बहुत आसान है। करंट फर्म्स विल स्टार्ट बिहेविंग इन अ कंपेटिटिव मैनर। वो अपना एबनॉर्मल प्रॉफिट थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर देंगी, मैक्सिमाइज नहीं करेंगी। दे आर टू अफ्रेड कि न्यू फर्म्स विल सेटअप एंड देयर एबनॉर्मल प्रॉफिट विल बी टेकन अवे। बेसिकली ये कोई अलग मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है। करंट मार्केट्स को, मोनोपली हो, ओलिगोपली हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, उनको रिफाइन करने की, रिफॉर्म करने की कोशिश है। किसी को समझ ना आ रहा हो तो एक प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं आपको कंटेस्टेबल मार्केट्स का। सबको क्लियर हो गया इसका मतलब है? ओके, फीचर्स देखिए इसके जी। नंबर ऑफ फर्म्स इज इररेलेवेंट, इट कुड बी फ्रॉम वन टू मैनी। एक मोनोपली भी होना और बैरियर्स हट जाए, मोनोपली भी डर के बिहेव करेगी कंपैरेटिव तरीके से, अपना प्रॉफिट छोड़ देगी काफी हद तक, नहीं इनवाइट करेगी कंपटीशन एंटर होने के लिए क्योंकि बैरियर्स नहीं है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इज द थ्रेट ऑफ न्यू फर्म्स एंटरिंग विद ईज, यही इसकी कंटेस्टेबिलिटी है। चाहे फर्म ज्यादा हैं या नहीं, लेकिन आ सकती हैं। कंटेस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि खतरा है, नई फर्म्स आ सकती हैं। फर्म्स विल बिहेव इन कंपेटिटिव मैनर एंड अर्न नॉर्मल प्रॉफिट ओनली। वो अपने बैरियर्स नहीं है तो वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगी। नो sunk cost, यानी firms can easily recoup their initial investment when they leave the market। sunk cost होती है जो आपने initial investment की थी, लैंड ली थी, फैक्ट्री बनाई थी, मशीनें ली थी, अब लॉस में हो, आप छोड़ के जाना चाह रहे हो, वो औने पौने बिक रहे हैं, आपको कोई इंसेंटिव नहीं आ रहा अब छोड़ने का, मार्केट अब स्टक हो गया उसमें, बैरियर टू एग्जिट है। तो इसमें नो sunk कॉस्ट, लो बैरियर्स टू एंट्री या नो बैरियर्स टू एंट्री, लाइसेंसेज आसानी से गवर्नमेंट दे रही है, सब्सिडीज दे रही है, रेगुलेशंस आसान करती हैं नई फर्म्स को एंटर होने के लिए। अगर मार्केट परफेक्टली कंटेस्टेबल हो, यानी जीरो बैरियर्स टू एंट्री हो, कोई भी फर्म आए जाए अपनी मर्जी से उस इंडस्ट्री में, तो इस मार्केट में फर्म्स, जो करंट फर्म्स हैं, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट बनाएंगी, एमसीएमआर पे मैक्सिमाइज प्रॉफिट नहीं करेंगी, क्योंकि उनको पता है नॉर्मल प्रॉफिट विल अट्रैक्ट न्यू फर्म्स। नई फर्म्स आएंगी, हिट एंड ट्रायल बेस पे एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगी और भाग जाएंगी। तो ये फर्म्स एसीएआर पे प्रोड्यूस करेंगी, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगी। एनी कंफ्यूजन जी इस ग्राफ में? एमसीएमआर पे नहीं प्रोड्यूस कर रहे, एसीएआर की आउटपुट लेके प्राइस चार्ज कर रहे हैं P0 और क्वांटिटी दे रहे हैं Q0। अब जरा गौर करो, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट की वजह से वो ज्यादा आउटपुट बना रहे हैं, एफिशिएंसी आ रही है, इसलिए मार्केट ज्यादा अच्छी होती जा रही है। इम्परफेक्टली कंटेस्टेबल मार्केट जहां थोड़े से बैरियर्स हैं, फ्यू बैरियर्स टू एंट्री डू एग्जिस्ट, इसलिए करंट फर्म्स थोड़ा सा एबनॉर्मल प्रॉफिट बना सकेंगी, कितना है, जिससे नई फर्म्स अट्रैक्ट भी ना हो और वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना लें। तो अब ACAR से थोड़ा सा पहले आउटपुट लो, PACB का एरिया एबनॉर्मल प्रॉफिट दिखाओ, ये हो गई जी कंटेस्टेबिलिटी। बच्चों कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन?
Excellent. The figure shows firms are not maximizing profit yet because some barriers exist. They can earn some level of abnormal profit, area PACB, without attracting new firms. Theory of excess capacity एक highly untested question है, कोई 2010-12 में। परफेक्टली कंटेस्टेबल मार्केट्स का डायग्राम फिर से दिखा देंगे? श्योर मेरा बेटा। परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी है, इन चाल देयर इज नो बैरियर। कोई भी फर्म आसानी से आके हिट एंड ट्रायल पे प्रॉफिट बनाना शुरू कर देगी। तो अगर आप थोड़ा सा भी अब नॉर्मल प्रॉफिट बनाएंगे, बैरियर्स कोई नहीं, नई फर्म चैंपियन हो जाएंगी, तो फर्म्स आर मेकिंग जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट ACAR पे। गॉट इट? यस सर। ओके, अब आ गया हमारा थ्योरी ऑफ एक्सेस कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या होती है? द मैक्सिमम आउटपुट अ फर्म कैन प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर पीरियड। मसलन एक बाइसिकल मेकिंग कंपनी है, वो दिन में 1000 बाइसिकल बना सकती है। अगर वो 1000 पूरे बना रही है तो वो फुल कैपेसिटी यूज कर रही है। अगर वो 600 बना रही है तो वो एक्सेस कैपेसिटी है, कुछ स्पेयर कैपेसिटी है। कितनी कैपेसिटी अंडर यूज्ड है अगर वो 600 बाइक्स बना रही है इंस्टेड ऑफ 1000? एनीवन? बाइसिकल फर्म 1000 बाइसिकल बनाती है दिन में, सिर्फ 600 बना रही है। कितनी कैपेसिटी अनयूज्ड पड़ी है? एक्सेस कैपेसिटी कितनी है? 400। 400। तो जितनी ज्यादा एक्सेस कैपेसिटी उतनी वेस्टेज है, इकोनॉमिक्स के मुताबिक उतना इनएफिशिएंसी है। थ्योरी ऑफ एक्सेस कैपेसिटी क्या कहती है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लॉन्ग रन में जब नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती है तो आइडियल यानी ऑप्टिमम आउटपुट फुल कैपेसिटी यूज करना उससे बहुत पीछे होती है। प्रोफेसर बॉबर नाम के बंदे ने कहा था कि अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमें बहुत सारी एक्सेस कैपेसिटी मिलेगी क्योंकि बहुत सारी फर्म्स हैं जो सब माल बेच रही हैं, ठीक है, और प्राइसेस जो हैं वो हायर देन कंपेरेटिव प्राइस चार्ज कर रही हैं, एडवर्टाइजमेंट करके अपनी डिमांड को इनलास्टिक बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो बेसिकली दे विल प्रोड्यूस बिलो द आइडियल आउटपुट। आइडियल आउटपुट क्या है? जो परफेक्ट मार्केट में लॉन्ग रन में होती है। देखो, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को लोएस्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ चुकी हैं, मिनिमम एफिशिएंट स्केल के ऊपर आप हो, और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल को आपने अवॉइड कर लिया, कैपेसिटी को आइडियल तरीके से यूज किया। सबको समझ आ रहा है ग्राफ? मैक्सिमम आपको एक एमसीक्यू आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन आया है 2012 में, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, बट स्टिल आपको एमसीक्यू की हद तक और सेक्शन ए की हद तक कि परफेक्ट कंपटीशन आइडियल कैपेसिटी को इस्तेमाल करता है। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को जहां लोएस्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, इकोनॉमीज आ गई, डिस इकोनॉमीज हमने अवॉइड कर ली और मिनिमम एफिशिएंट स्केल पे आइडियल पॉइंट पे बनाया। लेकिन मुकाबलतन जो हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, नोट करो, एमसीएमआर पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट ली। मैं इसको जरा बड़ा करता हूँ ताकि मुझे जरा फिगर समझ आए क्या लिखा हो। शायद Q0 लिखा हुआ है। Q0 आउटपुट ली, डिमांड कर्व तक गए, ए पॉइंट पे प्राइस P0 चार्ज की डिमांड कर्व के मुताबिक। अब आइडियल ऑप्टिमम कैपेसिटी क्या थी? जहां लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को E1 पे लोएस्ट पॉइंट पे कट करता ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाती, डिस इकोनॉमीज अवॉइड हो जाती, मिनिमम एफिशिएंट स्केल पे आ जाते। हम Q0 से Q1 तक स्पेयर कैपेसिटी एक्सेस कैपेसिटी ज़ाया कर रहे हैं। अब क्वेश्चन कि ये फर्म्स अपने साइज को छोटा क्यों नहीं कर देती, एक्सेस कैपेसिटी क्यों रखी हुई है? क्योंकि इनको पता है शॉर्ट रन में दोबारा एबनॉर्मल प्रॉफिट आएगा, डिमांड्स बढ़ेंगी, हमें दोबारा यूज करनी पड़ेगी कैपेसिटी। तो लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म्स आर हाईली इनएफिशिएंट। समझ आ गया मेरा बेटा? कोई कंफ्यूजन? हमारे पास कुदरती कुछ टाइम है, व्हाई डोंट वी डू वन और टू पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज के? बहुत अच्छा हो गया, एक आधा एमसीक्यू पेपर ना करवा दूं आपको, ऑलमोस्ट पूरी माइक्रो हमने रिवाइज कर ली है। जल्दी से बता दें मुझे। कर लेते हैं सर, एक आधा पेपर कर लेते हैं। इसको मैं बंद कर रहा हूँ, और जो मेरे यहाँ पे पढ़े हैं ये मैंने तकरीबन सारे कॉलेजेस में कई बार करवाए हैं। तो आई जस्ट गो टू व्हाट्स इट कॉल्ड आपके नेट पे, और एक पेपर कोई निकालते हैं, उसको जल्दी से कर लेते हैं। आपका नवंबर का लेटेस्ट पेपर निकाल लेते हैं जो आया था, अपना वेरिएंट निकाल लेते हैं या जो भी 2021। समर हो गया है, मार्च और नवंबर
32, 32, 32. Yes, क्वेश्चन पेपर 21, 32. जी बच्चों, इसको जल्दी से देख लेते हैं, तसल्ली से देखिएगा। अब आपको एमसीक्यूज भी करने हैं, बाद में बहुत प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन स्टिल लेट्स जस्ट स्टार्ट गेटिंग वार्म्ड अप. Which statement best defines productive efficiency? Before looking at the statement, अपने mind में सारे criteria लाओ. Productive efficiency is producing at the lowest possible cost, least cost production, least inputs use करके. टेक्निकल एफिशिएंसी कहती है जब एम सी ए सी को लोएस्ट पॉइंट पे कट करता है, एम सी ए सी के बराबर हो. एक्स एफिशिएंसी कहती है प्रोड्यूसिंग एट द लोएस्ट एवरेज कॉस्ट कर्व, इरिस्पेक्टिव के लोएस्ट पॉइंट है कि नहीं. पीपीसी क्राइटेरिया कहता है एनी पॉइंट ऑन पीपीसी. अब बच्चों देखो कौन सी आपकी सही ऑप्शन है. सर बी. दैट इज एलोकेटिव एफिशिएंसी. बेटे अभी मैंने क्राइटेरिया बताए हैं, यू आर नॉट फोकसिंग आई गेस. सी, नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस द लेवल ऑफ आउटपुट एट अ लोअर यूनिट कॉस्ट. इससे नीचे कॉस्ट पे हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते. सिंपली प्रोडक्टिव एफिशिएंसी इज हाउ टू प्रोड्यूस लीस्ट कॉस्ट मेथड्स. बुरहान गॉट इट? ठीक है, सबको समझ आ गया? यस. सेकंड वाला बेटे, medical research has indicated that drinking too many sugary drinks is bad for health. अभी भी मैं एक sugary drink पी रहा हूँ. It's bad for health. Government intervention is to impose a tax on sale of every sugary drinks. On sale of energy of sugary drinks might help to solve which market failure. ऐसे goods जो कि हम ओवर कंज्यूम कर जाते हैं, उनकी बुराई हमें पूरी तरह पता नहीं होती. कौन सा मार्केट फेलियर है, तसल्ली से देखें. ये किसने बोला है? सी किसने बोला है? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी ऑफ कंजम्पशन. नो. ओवर कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स तो डेफिनेटली क्लियर है. नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है और डीमेरिट गुड्स भी है. डीमेरिट गुड है, ठीक है, मान रहा हूँ. एक्सटर्नलिटीज ऑफ कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन आनी चाहिए बेटे. क्यों? क्योंकि देखो शुगरी ड्रिंक्स बन रहे हैं इंशाल्लाह. एक तो ओवर कंजम्पशन हो रही है, डीमेरिट गुड उनको इन्फॉर्मेशन फेलियर है, साथ उसके रिजल्ट में पोल्यूशन कंजम्पशन. अच्छा, अगर इसको इस एंगल से लिया जाए कि हेल्थ के लिए बुरे हैं और हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर पड़ेगा, दूसरों को हेल्थ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी. कैन समबडी check its mark scheme? I'm going for A, but C can be possible. Can somebody please check quickly? November 21. अगर टैक्स सेल पे तो कंज्यूमर्स नहीं कम कंज्यूम करेंगे, जिससे नेगेटिव इफेक्ट ऑफ कंजम्पशन कम होगा. देखो बेटे, प्रोडक्शन की एक्सटर्नलिटी भी तो कम होती है ना टैक्स लगने से. फॉलो कर रहे हो ना? सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होता है कॉस्ट बढ़ने से. आई एम मोर inclined towards A. Inshal, can anybody check the mark scheme? Could you repeat the point where you said that there would be a negative externality of production? बेटे जब भी कोई सी है, ओके ठीक है, इसने कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी को लिया. मैं दोबारा देखता हूँ. बेटे जब भी कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है मैमुना, यू नो एनीथिंग, पोल्यूशन वगैरह क्रिएट होती है, कंजेशन क्रिएट होती है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज ऑफ प्रोडक्शन तो लाजमी आती है. अब मैं दोबारा एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि वो क्यों नहीं उसको ले रहे. मेडिकल रिसर्च इज इंडिकेटिंग दैट ड्रिंकिंग टू मैनी शुगरी ड्रिंक्स इज बैड फॉर हेल्थ. ठीक है. Information failure. Government intervention to impose a tax on sale of sugary drinks might help to solve which market failure? Overconsumption. Drinking पूछ रहे हो, producing का नहीं पूछ रहे तो. I think you're right, क्योंकि अगर ये लोग ना खरीदें तो फिर थर्ड पार्टीज पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएंगे. तो ये कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी ही है. सिस्टम, हेल्थ सिस्टम पे भी तो वजन पड़ रहा है ना, तो शायद ये कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी बन रही है. So, sir, can I raise a point? Sure, of course. Sir, I think another point जिसमें हम कह सकते हैं कि एक negative externality नहीं present is because it's a soft drink mother production. It's not like they're doing some sort of chemical dumping or anything that is, you know, extremely harmful to the environment maybe. हाँ, नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है. इसमें उसने प्रोडक्शन की तरफ से कोई हमें इंडिकेशन नहीं दी कि उसमें कोई मसला है. ठीक है, हेल्थ के लिए बुरा है, लोग गलत चॉइस करें. तो ओवर कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स तो 100% है. नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज ऑफ कंजम्पशन को ले रहा है सी पॉइंट में. कंजम्पशन ये लोग ना करते तो हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर ना पड़ता. ये लोग ओबीस होंगे, बीमार होंगे, दूसरे लोगों के लिए हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर पड़ेगा, उनको कम मिलेगा. दैट इज हाउ आई कैन रिकंसाइल इट.
सबको समझ आ गया? आप लोगों ने तो पहले ही सही कर लिया था. एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? यस सर. ओके. नंबर 3 जी. अब ये आसान क्वेश्चन है. पहले 3 एफिशिएंसी में से आते हैं, चौथा फिर कंज्यूमर बिहेवियर पे आता है. Government uses a cost benefit analysis approach to infrastructure projects. It is considering building a new railway to link a city center to its airport. It estimates the following cost. उसने private cost, social cost बता दी, प्राइवेट बेनिफिट्स, एक्सटर्नल बेनिफिट्स बताएं. एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं बताई, वो हम सोशल में से प्राइवेट निकाल के कर सकते हैं. व्हाट शुड द गवर्नमेंट डिसाइड एंड व्हाई? गवर्नमेंट कब यस करती है प्रोजेक्ट्स को? जब सोशल बेनिफिट्स आर ग्रेटर देन सोशल कॉस्ट. सोशल बेनिफिट्स कितने हैं जी? प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल 1.8 एंड 0.5 2.3 बिलियन डॉलर्स. सोशल कॉस्ट उसने खुद ही दे दी 1.7. तो हाँ, बेनिफिट ज्यादा है कॉस्ट से, तो यस प्रोसीड. सोशल बेनिफिट्स एक्सीड सोशल कॉस्ट. ऑप्शन डी. अगर ये गवर्नमेंट का ना होता, प्राइवेट सेक्टर का होता, तो प्राइवेट बेनिफिट्स एक्सीडिंग प्राइवेट कॉस्ट अगर होता तो तब हम करते. देखते हैं वो प्राइवेट बेनिफिट्स कॉस्ट से कम है, वो नहीं करेगा. तो ऑप्शन डी, गवर्नमेंट विल प्रोसीड, क्योंकि सोशल बेनिफिट्स प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट्स 1.8 प्लस 0.5 2.3 बनते हैं, और सोशल कॉस्ट आर ओनली 1.7. समझ आ गया बच्चों? कोई कंफ्यूजन? ओके. नो सर. नंबर 4 आप लोगों को हैंड ओवर कर रहा हूँ. Let's give this one to Zaina. A consumer currently consumes 10 units of good X and 10 units of Y at a point Z on an indifference curve. देखो, 10 यूनिट गुड एक्स के ले रहा है, 10 वाई के, कोई पॉइंट जी है इंडिफरेंस कर्व पे जहां 10 10 दोनों यूनिट वो ले रहा है. कंज्यूमर्स मार्जिनल यूटिलिटीज फ्रॉम कंज्यूमिंग बोथ गुड्स एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव. Which combination of good x and y could be on the same indifference curve at as point z? 10 यूनिट is your key. इसको सॉल्व करो प्लीज. डी सर. No. Anyone else? ए. A. Very good. Inshal, what's your rationale? Inshal, can you explain your rationale? क्यों पिक किया आपने? सर क्योंकि 9 और 11 is equals to 20 और सर 20. Yes. हाँ, वो 10 का यूनिट उसने हमें बता के, और दोनों की एमयू पॉजिटिव बता के हमें अंदाजा हो गया कि भाई 20 से ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे भी नहीं होना चाहिए. तो ऑप्शन सी एंड डी हायर इंडिफरेंस कर्व पे चले जाएंगे हम. बी भी हायर इंडिफरेंस कर्व पे, तो ए इज करेक्ट. जाइना समझ आ गई बच्चे? यस सर. ओके. बुरहान, हादी, आर यू देयर? आप लोगों को समझ आया? यस सर. ओके, एक्सीलेंट. लेट्स मूव ऑन. इसको करते हैं जी बुरहान के थ्रू सॉल्व. थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको. यस, एक बार और. Diagram shows two indifference curves and two budget lines for good x and y. Consumers initial equilibrium is at point R. देखो पूरा पैरेलल शिफ्ट हो रही है बजट लाइन, तो इनकम चेंज वाला कुछ सीन है. खैर तसल्ली से आप देखें इसको. There is a shift in budget line from x1 y1 to y2 x2 and the new equilibrium for consumer is at point x. ये किस तरह की गुड है? कंजम्पशन पे क्या असर पड़ रहा है? सर बी. इट इज़ एन इंफीरियर गुड. बहुत अच्छे. क्योंकि गुड एक्स की बात हो रही है. एक मिनट. गुड एक्स, हाँ, कम ले रहे हैं. इंफीरियर गुड. किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रहा हो, इनकम कंजम्पशन कर्व देखो बैकवर्ड बेंड करके ऊपर जाएगा, मतलब बैकवर्ड स्लोप करेगा. इसका क्या मतलब है? हम एक्स को पहले से कम ले रहे हैं, इनकम बढ़ी है, बाहर शिफ्ट हुई है बजट लाइन, मनी इनकम बढ़ी है, लेकिन हम कम ले रहे हैं, मींस इट्स एन इंफीरियर गुड. मेमुना, यू गॉट इट? साकिब? जी सर. ओके. लेट्स गो टू हादी. नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस्ट के चैप्टर में से आसान है बहुत. व्हाट आर द करेक्ट फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू? जी. सी सर. सी. एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला टोटल कॉस्ट ओवर क्वांटिटी. हमेशा आउटपुट पे डिवाइड करो, एवरेज निकलाती है उस वेरिएबल की. एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू ओवर आउटपुट. ऑप्शन सी. वेल डन हादी. जितनी जल्दी ना क्या करो, देखिए टाइम. सॉरी, 5 का आंसर बता. 5 का आंसर बेटे बी बनेगा ना, इंफीरियर गुड. ठीक है, कैसे? खुद देखो. पहले हम एक्स, उसने एक्स गुड का कहा है, एक्स को हम आर पॉइंट पे ले रहे थे. अब एस पे देखो,
पहले से कम ले रहे हैं, इनकम कंजम्पशन कर्व विल बी सर समझ गया मैं, या इनकम कंजम्पशन हाँ, के ये पॉइंट ऑफ पूरा व्यू से नहीं पैरेलल देखा। शिफ्ट हमेशा पहले देखा करो कि शिफ्ट पैरेलल है या पिवटल है, ठीक है ना। यस इसमें वो नहीं है ना सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट, इसमें सीधा मनी इनकम चेंज होने से कंजम्पशन पे इफेक्ट है, ठीक है, आईसीसी का कॉन्सेप्ट। तो लेट्स गो ऑन टू नंबर 7। मेमुना, व्हाट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग रन? आसान है, अगर अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ा है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। दोबारा देखो मेरा बेटा, दोबारा देखो, कौन सा Average revenue equals to average दोनों costs. नॉर्मल प्रॉफिट बनाते हैं, तो एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर। सबको क्लियर? वेल डन मेमुना। नेवर जंप, क्विक ऑप्शन लेने में आसान था, बट टेक योर टाइम, शाबाश। नंबर 8, लेट्स गो टू, लेट मी सी, फाइक है हमारे पास। फाइक, आर यू देयर? यस सर। जी, a firm maximizes profit by maximizing its total revenue। अभी पढ़ा है, टोटल रेवेन्यू कहाँ मैक्सिमाइज होता है, कहाँ पे? सी है सर इसका आंसर। मार्जिनल कॉस्ट मार्जिन इज आपका जीरो। जीरो होता है। दोबारा देखो, सर टोटल रेवेन्यू आपका तभी मैक्सिमाइज होता है जब आपका मार्जिन जीरो होता है। मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता है। तो सर ऑप्शन क्या होगी? देखो देखो, पहले देखो आराम से, कहाँ पे आपको नजर आ रहा है? तो मैंने तो सी कहा है। सी गलत है, सी गलत है। अब इट कैन बी ठीक, अगर एक और उसमें एक बात हो कि एमआर का उसने ऑलरेडी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एमसीएमआर जहाँ इकट्ठे होते हैं वहां पे वो आउटपुट अगर ले रहा है तो एमआर जीरो होना चाहिए यहाँ पे। यस, इट्स सी। वेल डन फाइक, आई थॉट वाज ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत सिंपल था। एवरेज फिक्स कॉस्ट जीरो, एवरेज फिक्स कॉस्ट का कोई ताल्लुक नहीं रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन से। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, नॉर्मल प्रॉफिट है। मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, इस केस में हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट से आगे बना रहे हैं। एमसी जीरो का यहाँ क्या मतलब है कि भाई इस फर्म का एमसीएमआर बराबर कहाँ हो रहा है, जहां जीरो है, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट ले रहे हैं, प्रॉफिट्स बाय मैक्सिमाइजिंग, मैक्सिमाइज इज प्रॉफिट ना, तो एमसीएमआर बाय मैक्सिमाइजिंग इज टोटल रेवेन्यू। यानी इस फर्म की कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, बेसिक बात ये है, फिक्स्ड कॉस्ट है सिर्फ, तो सीधी लाइन नीचे जीरो पे आ रही है। समझ आ रही है बात मेरी? एमआर जीरो, एमसी जीरो है। किसी को ये समझ ना आया हो, इट्स अ स्लाइटली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। I hope you've all got it. Let's move on to number 9. What will happen to an industry's supply curve if firms leave the industry? बहुत आसान क्वेश्चन है साकिब, जरा देखें इंडस्ट्री के सप्लाई कर्व पे क्या असर पड़ेगा अगर कुछ फर्म्स इंडस्ट्री ही छोड़ जाए। साकिब आप हो क्लास में? जी सर, एक मिनट में ऑप्शंस हाँ, टेक योर टाइम, मैंने कहा बस पता कर लूं कि आप हैं। सर ए होगा। शाबाश, लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा सिंपली, बिल्कुल सही, कॉन्फिडेंस के साथ। सबको समझ आ गया ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हो रहा है। Okay, G, let's move on to number 10. Let's see. Zaina, which characteristic of a market is a reason for a firm to remain small? Business में भी बड़ा, production and cost में भी, क्यों firms sometimes छोटी रह जाती हैं? Zaina, you're there, बेटे? Just let me know. Yes, sir. हाँ, शाबाश, तसल्ली से सोचो, take your time. See, sir. इकोनॉमीज ऑफ स्केल काफ़ी हो तो फिर तो फर्म्स बड़ी होना चाहेंगी बेटे, क्यों स्मॉल फर्म्स हैं बड़ी नहीं हो पा रही? Then B, sir. D, limited access to financial capital. So think twice.
पहले में वो कह रहा है मिनिमम एफिशिएंट स्केल, यानी वो पॉइंट जहां इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ गई, डिस इकोनॉमीज नहीं आई, हम लीस्ट कॉस्ट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के पॉइंट पे आ गए, वो हाई पॉइंट पे मींस बड़ी फर्म्स होनी चाहिए। पोटेंशियल फॉर एक्स इनएफिशिएंसीज हाई, यानी फर्म्स लोअर एवरेज कॉस्ट कर्व पे प्रोड्यूस नहीं करेंगी। इसका मतलब है इसमें भी मोनोपोली टाइप बिजनेस है जिनको प्रेशर नहीं है कंपेटिटिव, तो वो स्मॉल फर्म्स नहीं होंगी। सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं, फर्म्स बड़ा होना चाहेंगी ताकि ज़्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल एवरेज कॉस्ट कम कर सकें। हाँ, कैपिटल नहीं मिल रहा तो फर्म्स बड़ी नहीं होंगी। ऑल्दो इट्स समबडी एल्सेस टर्न, मैमूना का फेवरेट है इसलिए मैं 11th मैमूना को दे रहा हूँ। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम? टेक योर टाइम, Sir, D. टेक योर टाइम, शाबाश। It is D. D, Equity concept. separation of owners of a firm D. from the firm's managers. Perfect. Yeah. Owners का objective profit, shareholders, directors managers aim growth, तो उनका separation हो जाती है, run करते हैं managers और own करते हैं shareholders. Very good. In Charles diagram shows a firm in imperfect competition. It changes its objective from profit maximization to revenue maximization. तो देखो जी सर। इतनी जल्दी आराम से एस पे एम सी एम हाँ हाँ, और अब एम आर जीरो टी पे हो रहा है। सबको क्लियर हो गया? एम आर जीरो टी पे हो रहा है, एम सी एम आर एस पे था आउटपुट, तो इन्होंने बहुत जल्दी पिक कर लिया, बिल्कुल ठीक पिक किया। सबको क्लियर हो गया? ओके। वैसे इसमें वो कहता सेल्स मैक्सिमाइजेशन तो आप ए सी ए आर वाली आउटपुट लेते, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कहता तो एम सी ए सी जहाँ कट कर रहा है, और अगर गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग या एलोकेटिव एफिशिएंसी कहता तो एम सी ए आर वाली लेते। तो इस तरह करके सारे ऑब्जेक्टिव नजर आ रहे हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। Abdul Hadi, which statement explains why a government decides to increase the highest rate of tax on personal income? क्या करना चाह रही है गवर्नमेंट? अब्दुल हादी, आप हैं क्लास में? जी सर, जी जी, ऑप्शंस पर टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। सर सी आंसर। प्रोग्रेसिव होते हैं जी हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स को, इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव होता है। वो इनक्वालिटी को रिमूव कर दिया। हाँ, इक्विटी कंसिडरेशंस उनके लिए एफिशिएंसी ज्यादा है। एफिशिएंसी क्यों जा रही है? कैन यू टेल मी दैट? हाईएस्ट रेट जब बढ़ाओगे टैक्स पे तो एफिशिएंसी क्यों जा रही है? So disincentive है डिसइंसेंटिव टू firms के वर्क। लेफर के मुताबिक लोग कम काम करते हैं, फर्म्स कम प्रॉफिट कमाती हैं जब इतना टैक्स लगाते हो। लिए। शाबाश। Number 14, Burhan. In certain countries, benefits are provided to individuals on low incomes. As their income rises, the benefits are reduced and income tax has to be paid. ये कौन सा ट्रैप है? सर पॉवर्टी ट्रैप। पॉवर्टी ट्रैप, गुड गेस। देखो होता क्या है, एक बंदा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे था, $5 पर आवर ले रहा था। अब उसने जॉब शुरू कर दी है, $7 मिनिमम वेज है, $2 उसका बढ़ा, यहाँ पे वो $7 कमाना शुरू हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने $5 वापस ले लिए। उसको ट्रैवल भी करना है, कपड़े भी पहनने हैं, तो वो उतना ही गरीब रहा। पॉवर्टी ट्रैप। सबको समझ आ गया? ओके गुड। लेट्स, आई थिंक माइक्रो खत्म होने वाली है, लेट्स क्विकली फिनिश इट। I don't know which one's turn it is. 5 को देते हैं। An economy requires large inputs of steel for its building programs. After political pressure, the government imposes a minimum price on imported foreign steel. What would this intervention? Why would this? When would this intervention lead to economic inefficiency? हमने minimum price लगाई है। सर सी। अच्छा, anyone else? सर डी। Who's that? इब्राहिम, आई थिंक यू राइट। देखो बेटे, इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको कोई ना कोई मार्केट फेलियर ढूंढना था। फॉलोइंग 5 इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी क्या है? या प्रोडक्टिव या एलोकेटिव। अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल लेंगे, दैट इज ब्यूटीफुल, इकोनॉमिक एफिशिएंसी आएगी। डंपिंग प्रिवेंट हो रही है, अच्छी बात है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी है।
हाईली स्किल्ड वर्कर्स की जॉब प्रोटेक्ट हो रही है, इकोनॉमिकली एफिशिएंट है काम, कंपटीशन कम हो रहा है स्टील वर्कर्स के केस में, तो फिर इकोनॉमिक एफिशिएंसी जरा वो मोनोपोली वाली बात इनएफिशिएंट हो गया। क्लियर है अपना स्पाइक? जी सर। यस। नंबर 16 इब्राहिम तो पूछे नहीं, अब आप बता दो, व्हाट हैपेंस टू इकोनॉमिक रेंट एंड ट्रांसफर अर्निंग्स इफ द सप्लाई ऑफ लेबर बिकम्स परफेक्टली इनइलास्टिक? आसान क्वेश्चन है, सोच समझ के। रोनाल्डो का कर्व याद कीजिएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक, उसकी सारी अर्निंग क्या होती हैं? सी। शाबाश। इकोनॉमिक रेंट इंक्रीज हो जाता है, ट्रांसफर अर्निंग जीरो हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सबको क्लियर है ये, या चलिए लेबर मार्केट करनी है तो ये सारा रिपीट हो जाएगा। नंबर जी 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 मेमुना, What is economic rent? आपको बोला हुआ है लेबर मार्केट बहुत Sorry. दफा किया है। इकोनॉमिक रेंट से सारा बताना पड़ेगा। एक है बेटे करंट अर्निंग, व्हाट अ वर्कर इज अर्निंग फ्रॉम वर्किंग, वेज रेट इनटू नंबर ऑफ आवर्स वर्कड। एक है ट्रांसफर अर्निंग, मिनिमम अमाउंट अ वर्कर और अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज विलिंग टू सप्लाई देमसेल्व्स एट, and economic rent is what they earn over and above transfer earnings। so current earnings में से transfer earnings निकाल दो, बाकी बच जाता है economic rent। economic rent is an area above the supply curve below the wage rate line। ठीक है, एक किस्म का लेबर सरप्लस है ये। ठीक है, तो जितना इनइलास्टिक कर्व होगा उतना इकोनॉमिक रेंट ज्यादा, ट्रांसफर अर्निंग कम, स्किल्ड वर्कर होंगे। नमूना याद आया कुछ या नहीं? जी सर, याद है। कल दोबारा हो जाएगा इंशाल्लाह, ताकि आपका क्लियर हो जाए। नेक्स्ट जी, अभी तक माइक्रो में है तो लेट्स जस्ट डू दिस लास्ट वन। डायग्राम शोज, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको जी। डायग्राम शोज द इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अ मिनिमम वेज इन द लेबर मार्केट। हमेशा देखा करें सही जगह लगी है, यस ऊपर लगी है, सही है। बुरहान देखिएगा, व्हेन वुड सच अ मिनिमम वेज बी लीस्ट बेनिफिशियल टू वर्कर्स हु आर करंटली एम्प्लॉयड? सर मैं एक दफा एमसीक्यू पढ़ टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। सर बी। शाबाश, वेरी गुड। थोड़े अनश्योर लग रहे थे, व्हाई? किस ऑप्शन से कंफ्यूज हो रहे थे? नहीं सर, वो इलास्टिसिटी वो ग्राफ बना के समझ आता है। अच्छा गुड। देखो, अब इसमें ऑप्शन ए एंड सॉरी डी, ए एंड डी में दोनों में इन डिमांड फॉर फाइनल प्रोडक्ट बढ़े या प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स बढ़े, डिमांड का पूरा राइट पे शिफ्ट होगा। वो तो मिनिमम वेज पे जितने अपने आप को सप्लाई कर रहे हैं सबको जॉब मिलेगी, करंट वालों को भी ज्यादा वेज मिलेगी, तो करंट वर्कर्स को फायदा है। बी में इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर वर्कर्स वर हाई, डिमांड कर्व को इलास्टिक करो, फर्म्स बहुत सारे वर्कर्स निकाल देंगी, अनएम्प्लॉय करंट वर्कर्स की जॉब लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक हो गया, इसलिए ऑप्शन बी वाज करेक्ट। किसी बच्चे को यहां मसला आ रहा हो तो प्लीज पूछ लें। आई थिंक वी आर डन विद, क्या बस लास्ट करते हैं जी। व्हाट स्टेटमेंट अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट करेक्ट? एनीवन? ओपन क्वेश्चन। नॉट करेक्ट। सर बी। Very good, Inshal. B, long-term economic growth is measured by calculating percentage increase in GDP for 1 year only. नहीं भाई, many years. रियल जीडीपी। रियल जीडीपी भी होता ना तो 1 ईयर का नहीं बेटे, many years पे हमें पता लगता है। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, बाकी सारी स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। राइट जी, सो हैव अ गुड डे। आई जस्ट रिकॉर्ड माय क्लास, सेव माय रिकॉर्डिंग